हेलो विद्यार्थियों। आज मैं हिंदी साहित्य के बीए द्वितीय वर्ष के मेजर प्रश्न पत्र हिंदी गद्य से एक टॉपिक लेके आया हूँ। शीर्षक लेके आया। इसके अंतर्गत आज हम आधुनिक काल की सांस्कृतिक व सामाजिक पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे। बात आधुनिक काल की है तो स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जो आरंभ है वह 1857 में हुआ और यह वह दौर है जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। देखा जाए तो यह समय साहित्य के क्षेत्र की दृष्टि से बहुत ही समन्वय का काल रहा है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का इस समय पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। चूँकि हमें सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों को ही पढ़ना है। अभी हम उन्हीं पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो सर्वप्रथम देखें सामाजिक परिस्थितियाँ। सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी? चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, मुग़ल सल्तनत का अंत हो गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता से बढ़कर धीरे धीरे भारत पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसने अपनी जड़ें लगभग सभी जगह फैला दी थी और जो भारतीय संस्कृति थी उसे नष्ट करने की ओर थे। अपने ही संस्कृति को बढ़ावा देना चाह रहे थे। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां रहीं, जिनमें एक मुख्य रूप से आता है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। अंग्रेज शासन का प्रभाव आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था पर तो पड़ा ही था। जो पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण समाज में कुछ विघटन भी हुए। सामाजिक स्तर की दृष्टि से देखें तो जो ब्रिटेन वासी भारत से थोड़ा आगे थे, बहुत आगे थे सोच विचार में, उनके प्रभाव से हमारे देश में भी जो संयुक्त परिवार थे वो विघटित होने लगे। जो पारिवारिक ढांचा था आधुनिकता की ओर जाने लगा। ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज, धर्म और शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता सभी को लगभग प्रभावित किया हुआ था। जो आधुनिक चेतना का प्रभाव था वो पूर्ण रूप से सभी क्षेत्र में दिखाई दे रहा था। ऐसे में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद भारत में ईसाई पादरियों ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। अंग्रेज सरकार ने भी, चूँकि सरकार उनकी है, तो उन्होंने भी भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए खूब पैसा बहाया ताकि उनका धर्म यहाँ पर प्रसारित हो, यहाँ की संस्कृति को
वे नष्ट कर सकें। उसका परिणाम यह हुआ, जो पादरी वर्ग थे भारतीय धर्मों का मजाक उड़ाने लगे। भारत में ईसाई धर्म खुलकर प्रशंसा की ओर जोर शोर से धर्म का प्रचार किया जाने लगा। जब हिंदू विद्वानों की आंखें खुली तो उन्होंने धर्म के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसमें कुछ सुधार भी करने शुरू कर दिए। आर्य समाज इसी का परिणाम है, जो दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित किया था। दूसरा कारण आता है भारत का विदेशों से संपर्क। अंग्रेजों के शासनकाल में यातायात का विकास बहुत अच्छा हुआ था। इसलिए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद जो भारतीय थे वे चीन, जापान, अमेरिका, फ्रांस आदि कई देशों में भ्रमण करने लगे। अब विदेशों के संपर्क में आने से भारतीयों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। उन्होंने अपने विचारों का जनसाधारण में प्रचार प्रसार किया। इस प्रचार प्रसार के बाद हम कह सकते हैं जो पुनर्जागरण का जो वातावरण तैयार हुआ वह यहाँ से तैयार हुआ। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। सन 1835 में जब लॉर्ड मैकाले ने के सुझाव पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम मान लिया गया और अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जब भारतीयों ने पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन किया तब वे पश्चिम के स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र और राष्ट्रीयता के विचारों से प्रभावित हुए। इससे पूर्व वे इन भावों को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। इस प्रकार अंग्रेजी साहित्य ने भारतीयों को एक नई प्रेरणा भी दी। इसके बाद जब वे निकले तो बाहर और भी देशों से संपर्क हुआ। अगला, जनता के बीच पत्र पत्रिकाओं की भूमिका। भारतीय समाचार पत्र और साहित्य ने भी जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में जो मुद्रण यंत्र बोलें, प्रेस मशीन, मुद्रण यंत्र जो स्थापित करने का श्रेय है वो पुर्तगालियों को जाता है। उन्होंने 1550 में 2 मुद्रण यंत्र मंगवाकर धार्मिक पुस्तकें छापनी प्रारंभ की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1674 में मुंबई में यही छापने का कार्य प्रारंभ किया। 18वीं शताब्दी में मद्रास, कोलकाता, हुगली, मुंबई ऐसे कई जगह पर छापेखाने खोल दिए गए। इन मुद्रालयों का जो आविष्कार हुआ इससे भी एक जन जागृति पैदा हुई। इसके बाद समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें ये छपने लगे जिनमें न केवल
अंग्रेजी सरकार के कारनामे, काले कारनामे, अत्याचारपूर्ण कार्य का उल्लेख होता था, बल्कि राष्ट्रवादियों के विचार भी प्रकाशित किए जाते थे। इससे भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार होने लगा। लोगों के बीच अपने राष्ट्र के प्रति लगाव, प्रेम पनपने लगा। इस प्रकार भारतीय पुनर्जागरण के लिए जो प्रेस है वो वरदान साबित हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय शायद ही कोई ऐसा साहित्यकार हो जिसका संबंध किसी न किसी पत्र पत्रिकाओं से न रहा हो। इन पत्र पत्रिकाओं में साहित्यिक रचनाएं भी होती थीं और समाज की बुराइयों और कुप्रथाओं पर प्रकाश भी डाला जाता था। ये पत्र पत्रिकाएं जनतंत्र भावना का पोषण करती थीं, वहीं दूसरी ओर समाज में व्याप्त रूढ़ियों को दूर भगाने में अपना सहयोग प्रदान करती थी। इस प्रकार देखा जाए तो राष्ट्रीय चेतना के जागरण के लिए यह प्रेस काफ़ी महत्वपूर्ण रही। अब सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, जो सांस्कृतिक परिस्थितियाँ हैं अंग्रेज़ों ने पूर्ण रूप से चाहा कि अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ भारत में स्थापित हो जाए, जिससे भारतीय संस्कृति का नाश हो जाए। अंग्रेज़ों का यह मानना था यदि किसी देश को नष्ट करना है तो सबसे पहले वहाँ की संस्कृति को नष्ट कर दो, और यह कथ्य पूर्णतः सत्य भी है। अंग्रेजी विद्वानों ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करके उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि जब उन्होंने अनुवाद किया तब उन्होंने खुद ही यह जाना कि यह जो संस्कृति है बेहद अमूल्य है। अनुवाद किन किन का हुआ जरा एक बार देख लें। विल्किंसन ने 1785 में गीता का, 1790 में जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो कालिदास द्वारा लिखित है का अनुवाद किया। इस प्रकार अंग्रेज़ों द्वारा संस्कृत साहित्य को प्रोत्साहन दिए जाने से संस्कृत भाषा का भी उद्धार हुआ, पुनरुद्धार हुआ। भारतीय विद्वानों ने इन ग्रंथों का पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय ग्रंथों का अनुवाद करने के पश्चात यह बताया कि ये ग्रंथ सभ्यता की दृष्टि से अमूल्य हैं। पश्चिमी विद्वानों ने भारतीय कलाकृतियों की खोज करने के बाद यह मत व्यक्त किया कि भारत की सभ्यता विश्व की प्राचीन और सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। यह जान लेने के बाद भारतीय गौरव अपने आप हर भारतीय के अंदर स्थापित हो जाता है। भारतीयों को जब यह तथ्य पता चला तब उनके मन की जो आत्महीनता थी उसके स्थान पर आत्मविश्वास की भावनाएं जागृत हो गईं और उसकी श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ किया जाने लगा। पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव।
पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव। भारत में पश्चिमी सभ्यता के प्रसार ने भारतीय पुनर्जागरण में प्रमुख रूप से भूमिका निभाई। जब भारतीय संस्कृति पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क में आई, तब वह उनकी बुद्धिवादी विचारधारा और तर्क प्रणाली से प्रभावित हुई। इससे क्या हुआ कि भारतीयों ने जो परंपराओं, आडंबरों और विश्वासों के आधार पर अपनी कुप्रथाओं को बनाए रखा था, उनको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। अब उन सभी का वो तर्क और बुद्धि के आधार पर परीक्षण करना चाहते थे। अब वे भी किसी न किसी तर्क के आधार पर किसी बात को स्वीकार करना चाहते थे, जिससे भारतीयों के जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन की भावना जागृत होने लगी। एक संस्कृति जब दूसरी संस्कृति से टकराव करती है, तो वहाँ तर्क वाली बात और बुद्धिवादी विचारधाराएं सामने जब आती हैं, तो जो श्रेष्ठ भाव है उसे सर्वमत से मान लिया जाता है, और ऐसा करना ही बुद्धिमानी है। यातायात के साधनों का विकास। यातायात के साधनों के विकास ने आधुनिक हिंदी साहित्य काल को भी प्रगति प्रदान की। इसका भी बड़ा विशेष महत्व है। 19वीं सदी से पूर्व अगर बात करें तो भारत में बैलगाड़ियों से यात्राएं होती थीं, ऊँटों के माध्यम से माल ढोए जाते थे, डाक वितरण का कार्य भी लगभग इन्हीं माध्यमों से होता था। लेकिन 19वीं शताब्दी में बसें, कारें, ट्रक, रेलगाड़ी, यहाँ तक कि हवाई जहाज और स्टीमर आदि भी चलने लगे थे, जिसके फलस्वरूप न केवल व्यापारिक सामग्री बल्कि पत्र पत्रिकाएं, प्रचार माध्यमों के आवागमन की सुविधा भी हो गई, जो देश की जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकी। अब पत्र पत्रिकाएं कलकत्ता में छपती हैं, लेकिन देश के किसी भी कोने में पहुंचाने के लिए यातायात का साधन महत्वपूर्ण हो गया। कोई पत्रिका यदि काशी में छपती है तो उसे कलकत्ता तक जाना है, या कलकत्ता में छपती है तो काशी तक आना है। तो यह माध्यम, जो यातायात के साधनों का जो विकास हुआ, उससे काफ़ी हद तक जागृति आई। इन सभी बिंदुओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक काल की जो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थी, वो प्रेस व जनमत की भूमिका से भारतीय जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित था। भारतीयों के जीवन के सभी क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन भी हुए, फिर चाहे वो अंग्रेजी शिक्षा की वजह से हुआ हो या पाश्चात्य साहित्य की वजह से हुआ हो, पत्र पत्रिकाओं की वजह से हुआ हो, यातायात के साधनों में विकास की वजह से हुआ हो। कुल मिलाकर भारतवर्ष में आधुनिक चेतना की लहर सी व्याप्त हो गई, जिससे प्रमाणित होकर भारतीय समाज में पुनर्जागरण का वातावरण निर्मित हुआ। यही कारण है कि आधुनिक काल के काव्य में न केवल यथार्थवादी भौतिक दृष्टिकोण का विकास दिखाई देता है, बल्कि गद्य साहित्य के प्रादुर्भाव
एवं विभिन्न रूपों में विकास के कारण हिंदी साहित्य अपने ऐतिहासिक और यथार्थ जीवन का वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। नमस्कार।